यह घटना 8 साल पहले की है, जब हम दिल्ली की सबसे भूतिया जगह दिल्ली कैंट पर गए थे। भारत की राजधानी में एक प्रसिद्ध जगह दिल्ली कैंट के नाम से जानी जाती है, जहाँ एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत की आत्मा दिखाई पड़ती है और वो वहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों का पीछा करती है। अगर आप अपनी गाड़ियों की स्पीड बढ़ा देते हैं तो बाहर दरवाज़ा भी खटखटाती है और इससे अधिकतर गाड़ियों का एक्सीडेंट भी हो जाया करता है। इस डरावनी औरत की वजह से यह इलाका दिल्ली के सबसे डरावनी जगहों में से एक बन गया था। इसका सच जानने के लिए मैं, अंकित, मेरा दोस्त हितेश, मेरा बड़ा भाई कबीर और मेरे चाचा का लड़का शुभम, हम सब रात को दिल्ली कैंट गए। हम अपने साथ कुछ बेसबॉल बैट ले गए थे। यह उस महिला के लिए नहीं, बाकी लुटेरों से बचने के लिए था, क्योंकि यह इलाका हरे भरे पेड़ों और जंगलों से भरा हुआ था। हम बहुत उत्साहित थे, लेकिन हितेश डरा हुआ लग रहा था। वो वहाँ नहीं जाना चाहता था, लेकिन आखिरकार हमने उसे मना लिया था। हमने सफ़ेद साड़ी पहने औरत की सभी कहानियाँ सुनी थी और हम देखना चाहते थे कि वहाँ पे सच क्या है। दोस्तों, सच कहूँ तो हमें जंगल में वो औरत तो नहीं मिली, लेकिन जो हमने पाया वो उससे भी ज़्यादा भयानक था। आधी रात के कुछ समय के बाद हम कार से उतरे और उस औरत की तलाश में जंगल में चले गए। रात के करीब 2 बज रहे थे। हम सभी उत्साहित थे, हितेश को छोड़ के। वो असहज महसूस कर रहा था। वो बस वापस जाना चाहता था। उसने मेरी ओर देखा और कहा, यार अजीब लग रहा है कुछ, वापस चलते हैं। ठीक है, तुम कार की तरफ वापस जाओ, हम थोड़ी देर में आते हैं, मैंने कहा। फिर वो जंगल से निकल गया। जंगल में 1-2 मील अंदर चलने के बाद हमने किसी की कराहने की आवाज़ सुनी। हमने सोचा शायद यह कोई बिल्ली या कुत्ता है। अचानक शुभम ने किसी को पेड़ के ऊपर से चलते हुए देखा। वो चिल्लाया, अंकित, मैंने वहाँ कुछ देखा है। हम दोनों ने उसकी नज़रों का पीछा किया, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था। यहाँ से निकलो, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, शुभम ने अपने डर को काबू में करते हुए कहा। उसकी धड़कन तेज चल रही थी और उसके हाथ पैर भी ठंडे पड़ चुके थे। हम उसकी बात को अनदेखा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह एक ऐसा इंसान था जिसे इन डरावनी चीज़ों में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो हम तीनों ने कार में वापस जाने का फैसला किया, जहाँ हितेश हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। हम अपने वापसी के रास्ते में ही थे, तभी हमने जंगल से एक हल्की सी हंसी की आवाज़ सुनाई पड़ी। अब ये वो समय था जब हमें लगा कि हम जंगल में नहीं, किसी नर्क में आ गए हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम लोगों ने पागलों की तरह भागना शुरू कर दिया। भागते हुए मुझे अपनी आंखों के कोने से कुछ दिखाई पड़ा, जो पेड़ों में चिपके परछाइयों जैसा लग रहा था। मैं अचानक पलट के दोबारा देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। भागते भागते हम किसी तरह सही सलामत कार तक पहुँच गए। हम जैसे ही कार में बैठे, हम सबके दिमाग में एक ही सवाल कौंधा कि हितेश कहाँ है। हमने उसे कॉल करना शुरू किया, लेकिन उसका नंबर नहीं मिल रहा था। शायद नेटवर्क की समस्या होगी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। मेरा नेटवर्क ठीक है, कबीर ने कहा। मेरा भी, शुभम ने कहा। हम सभी कार में थे और हितेश और उन चीज़ों के बारे में सोच रहे थे जो हमारे साथ हुई। हम डरे हुए थे। मैं उन दोनों के चेहरे पर डर देख सकता था, खासकर शुभम के चेहरे पर, क्योंकि उसने ही वो डरावनी चीज़ को देखा था। हमने अपनी कार को लॉक कर दिया और हितेश का इंतज़ार करने लगे। क्या हम गुंडे बदमाशों से डरे हुए थे या उस औरत से, हमें नहीं पता, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता हितेश को ढूंढना था। लगभग 10 या 15 मिनट के बाद हमने जंगल से एक आकृति को निकलते हुए देखा। वो हमारी ओर आ रही थी। हम गहरे अंधेरे होने के कारण उसे ठीक से देख नहीं पा रहे थे, तो लाजमन हमने अपने बेसबॉल बैट को कस के पकड़ लिया और किसी भी हमले से निपटने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गए। अरे रुको, ये मैं हूँ, वो हितेश था। कबीर, तुम कहाँ गए थे? हम पिछले 15 मिनट से तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा नंबर नहीं मिल रहा है। हितेश मुस्कुराते हुए टॉयलेट करने गया था। चलो कार में बैठो, हमें अब जाना होगा। हितेश उसी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कार में बैठ जाता है। कबीर गाड़ी चलाते हुए फुसफुसाहट भरी आवाज़ में शुभम से पूछता है, वो क्यों मुस्कुरा रहा है? मुझे नहीं पता, शुभम ने कहा। आखिरकार मुझसे नहीं रहा गया। अब मैंने उससे पूछ ही लिया कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है? पर हितेश शांत बैठा रहा। उसके चेहरे में वो अजीब मुस्कुराहट लगातार बनी हुई थी और वो एकटक बस जंगल की तरफ देख रहा था। कुछ देर चलने के बाद हम मेन हाईवे में पहुंच गए।
जहाँ हमें और भी दूसरी गाड़ियाँ जाती हुई दिख रही थी। अब हम सब थोड़ा सहज हो गए थे, लेकिन हितेश अभी भी अजीब सी मुस्कुराहट के साथ खिड़की के बाहर देख रहा था। अब सुबह के करीब 4:30 बज गए थे। हमने शीशगंज गुरुद्वारा में तंदूरी चाय पीने का फैसला किया, जिसे सुन अचानक हितेश चिल्लाया, नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, गाड़ी रोको, मुझे जाने दो। यह पहली बार था जब उसने शीशगंज गुरुद्वारा जाने से मना किया था। वो अक्सर वहाँ तंदूरी चाय पीने जाता था, लेकिन इस बार उसने मना कर दिया और कहा कि उसे अकेला छोड़ दो। क्या हुआ है उसे? वह तो ऐसा नहीं था। शुभम ने कहा, वह थक गया होगा। कबीर बोला, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। ठीक है, हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम सीधे घर जाएंगे, मैंने कहा। यह सुन हितेश के चेहरे पर वो रहस्यमयी मुस्कुराहट वापस आ गई। उसकी नज़र एक बार फिर बाहर की तरफ टिक गई। भगवान जाने वो क्या देख रहा था। आखिरकार हमने हितेश को उसके घर छोड़ दिया और अपने घर पहुंचने के बाद मैं, कबीर और शुभम हमारे साथ हुई घटनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। वह कौन सी चीज़ हो सकती है जो एक पेड़ के ऊपर चल रही थी? शुभम ने पूछा। शायद वो कोई चुड़ैल होगी, कबीर ने मजाकिया अंदाज में कहा। चुप रहो, हो सकता है वो बंदर हो। लेकिन सच कहूँ, वो जंगल की हंसी सुन के मैं डर गया था। मैंने कांपते हुए आवाज़ में कहा, क्या तुम अभी भी उस औरत के बारे में सोच रहे हो? और प्लीज़ यह मत कहना कि तुम लोग उस कहानियों पर विश्वास करते हो। मैं सिर्फ इसलिए डर रहा था क्योंकि मुझे लुटेरों का डर था, कबीर ने अपनी सेखी बघारते हुए कहा। बात ही बातों में 5:30 बज गए। हम तीनों सो गए। मुझे नींद नहीं आई। मैं हितेश और उसके साथ हुई घटना के बारे में सोच रहा था। वह क्यों मुस्कुरा रहा था, वो बाहर क्या देख रहा था, और उसने गुरुद्वारे में जाने से मना क्यों कर दिया। ये बातें कहीं ना कहीं मुझे परेशान कर रही थी। फिर नहीं पता कब मुझे नींद आ गई। अब सुबह के 11:30 बज रहे थे। हितेश की बहन के नंबर से मुझे कॉल आया। वो सचमुच रो रही थी। उसने हमें जल्दी से अपने घर आने को कहा। मैं और मेरे दोस्त दौड़ते हुए उसके घर गए। हमने उससे पूछा कि क्या हुआ है। उसने कहा, हितेश लड़कियों की तरह व्यवहार कर रहा है। उसने मेरा सूट पहन लिया और अपने होठों पे लिपस्टिक लगा ली है। मैंने उससे पूछा कि हितेश अभी क्या कर रहा है। उसने कहा कि वो अभी सो रहा है। लेकिन जब वो घर के अंदर आया, सबसे पहले वो मेरे कमरे में गया और मेरा सूट निकाल लिया। मैं उससे रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन मुझे यह देख के हैरानी हुई कि उसने मेरे सूट को पहन लिया था और अपने कमरे के अंधेरे कोने में अपने घुटनों के बीच अपना सर झिपाए बैठ गया। मैं उस पर चिल्लाई। मैं समझाने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है। तभी मैंने किसी की रोने की आवाज़ सुनी। यह आवाज़ उसके कमरे में आ रही थी, लेकिन यह हितेश की नहीं थी। मैं डर गई और अपने मम्मी पापा को जगाने के लिए नीचे भागी। जब हमने उसका दरवाज़ा खटखटाया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो हमने दरवाज़ा तोड़ दिया। वो वहाँ फर्श पर पड़ा हुआ था और उसके आसपास कुछ पेपर पड़े हुए थे, जिसमें हर एक पेपर में एक चित्र बना हुआ था। उस चित्र को देख के ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपने पागलपन के दौरे में उसे बनाया हो। मैंने उसे वो दिखाने के लिए कहा। उसकी बहन ने डरते हुए वो कागज़ मुझे थमा दिए। जब हमने वो देखा, सच मानिए, मुझे लगा कि मेरे पैरों में जान खत्म हो गई है, और शायद बाकियों की भी वही हालत रही होगी। उसने एक औरत की इमेज बनाई थी जो साड़ी पहने दौड़ रही थी। उसके बाल खुले थे और चेहरा विकृत था। इसका मतलब था कि हितेश ही एकमात्र इंसान था जिसने उस औरत को देखा था। क्या वो औरत कल रात हमारा पीछा कर रही थी या सिर्फ हितेश का पीछा कर रही थी? इसका मतलब था कि जब हमने कल रात हितेश को पाया और उसे अपने कार में बैठने के लिए कहा, तो वो बाहर जंगल की ओर नहीं, उस औरत की तरफ देख रहा था। और जब हम गाड़ी स्पीड से चला रहे थे, शायद वो औरत भी हमारे साथ भाग रही थी, जिसे सिर्फ हितेश देख सकता था। मुझे याद आया, कल रात वापस भागते समय मुझे एक पेड़ के पास कुछ दिखा था जो एक ही पल में गायब हो गया था। वो क्या था? क्या वो वही थी? फिर हमने उसे उसी हालत में गुरुद्वारे में ले गए। गुरुद्वारे के अंदर जाते समय उसका पूरा बदन ऐंठ रहा था और उसने अपनी आंखें उल्टी कर ली थी और उसका बदन पसीने से लथपथ था। गुरुद्वारे से वापस आके वो ठीक होने में लगभग 3 महीने का समय लगा, लेकिन उस घटना के बाद आज भी वो अंधेरे में घर से बाहर निकलने से डरता है।